हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बिटकॉइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बिटकॉइंस क्या है, बिटकॉइंस को क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं, बिटकॉइंस का ज़रूरत क्यों है, बिटकॉइंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करता है, बिटकॉइन का इतना डिमांड क्यों है, बिटकॉइन में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलो देखते हैं बिटकॉइंस के बारे में। तो बिटकॉइंस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क होता है। करंट फाइनेंशियल सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कुछ पैसे भेजना है किसी दूसरे कंट्री में और उस कंट्री का रिलेशन आपके कंट्री के साथ अच्छा नहीं है, तो जब आप पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो नंबर 1 आपका बैंक आपको स्टॉप करेगा, नंबर 2 जो सेंट्रल अथॉरिटी होगा वो आपको स्टॉप करेगा। पैसे आपका भेजना जिसको है वो आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है, लेकिन कंट्रोल करेगा कोई और। उसी तरीके से अगर आपको कोई सामान इंपोर्ट कराना है, सामान आपको पसंद है, पैसे आपका, लेकिन अगर वो सामान किसी ऐसे देश में है जहां से आपका देश का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वापस से वो सेंट्रल अथॉरिटी या वो बैंक आपको ये करने से स्टॉप करेगा। तीसरा, आपने किसी बैंक में अपना पैसा रखा, लेकिन उस बैंक के मैनेजमेंट्स के डिसीजंस के वजह से वो बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो आपका जो पैसा उस बैंक में था वो भी खत्म हो गया। चौथा, आपने पैसा सेव करके घर में रखा है और उस कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो घर में बैठे बैठे आपका जो पैसा है उसका वैल्यू हो गया 0। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से बिटकॉइन का आविष्कार हुआ। तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक करेंसी बनाया जाए जो नंबर 1 डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब पूरे ग्लोब में उसको यूज कर सके, दूसरा ट्रांजैक्शन आसानी से कर सके, तीसरा वो बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए, चौथा वो एक लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए ताकि उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता रहे। 2009 में सातोशी नाकामोटो, अब ये कौन है कोई नहीं जानता, ये एक सिंगल पर्सन है या ग्रुप है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस नाम से एक वाइट पेपर रिलीज हुआ जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी का नाम मेंशन हुआ था जिसका नाम है बिटकॉइन, जो आसानी से ट्रांसफरेबल था। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड था, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर से चेक कर सकते थे इसका ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। सेफ्टी के लिए नाम एंड अमाउंट सब कुछ एनक्रिप्टेड था, और ये एक लिमिटेड रिसोर्स था ताकि इसका वैल्यू बढ़ता रहे। इस तरह से आविष्कार हुआ बिटकॉइंस का। बिटकॉइंस से रिलेटेड बहुत सारे फनी स्टोरीज भी हैं, उसमें से एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू 2010 में इतना ज्यादा नहीं था, तो एक आदमी था जिसका नाम है लास्लो। इसने एक पिज्जा ऑर्डर करने के लिए 10,000 बिटकॉइंस दे दिया। 2010 में 10,000 बिटकॉइंस का वैल्यू था $40। यस, $40 फॉर 10,000 बिटकॉइंस। क्या आप जानते हैं उस पिज्जा का आज वैल्यू क्या है? सॉरी, उस बिटकॉइंस का आज वैल्यू क्या है? 10,000 बिटकॉइंस का आज वैल्यू है $3.8 बिलियन। आपने सही सुना, $3.8 बिलियन, और इंडियन करेंसी में उसका वैल्यू है 28,266 करोड़। है ना बड़े मजेदार किस्सा। चलो देखते हैं बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं। बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन समझने से पहले
पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो जब एक सेंडर एक रिसीवर को पैसे अपने अकाउंट से भेजता है तो पहले वो जाता है एक रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर के पास, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जाता है एक बैंक में, फिर बैंक डिसाइड करता है कि इसे आगे भेजना है या नहीं भेजना है। इसके बाद वो जाता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में, उसके बाद वो जाता है ओवरसीज बैंक में, और उसके बाद में ओवरसीज बैंक वो अमाउंट को रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन काफी स्टेप्स से होते 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 सेंट्रल अथॉरिटी से चेक होते 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 ये आपके रिसीवर तक पहुंचता है। लेकिन बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल होता है। वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में डायरेक्टली जाता है। हाँ, बीच में कुछ प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 2 से 5 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है। चलो हम देखते हैं बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो जब बिटकॉइंस एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है, स्टेप 1 है एक रिक्वेस्ट रेज होता है। रिक्वेस्ट रेज होने के बाद में वो एक नेटवर्क में चला जाता है। वो ऐसा एक नेटवर्क है जहां पे आपके ट्रांजैक्शंस का चेकिंग होता है। उसके बाद में अगर वो ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है तो ऑटोमेटिकली रिसीवर को वो बिटकॉइन मिलता है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन चेकिंग होता कैसे है? तो जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपका रिक्वेस्ट हो जाता है हैश्ड। हैश का मतलब है आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया है वो एक कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। इसे कहते हैं लेजर। अब ये लेजर्स और ऐसे बहुत सारे लेजर्स एक ब्लॉक में जमा हो जाता है। ये ब्लॉक में अभी का डेटा होता है जो ऑलरेडी कोडेड है, और आपने जो पहले ट्रांजैक्शंस किया होता है उसके रिकॉर्ड्स भी उसी ब्लॉक में होता है, क्योंकि आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब आपका रिक्वेस्ट जाता है तो बहुत सारे नोड्स मतलब दुनिया भर में बहुत सारे माइनर्स होते हैं जो ऐसे ट्रांजैक्शंस का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इनके पास ये इंफॉर्मेशन जाता है। जैसे ये इंफॉर्मेशन इनके पास जाता है वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। वो लोग सारे ब्लॉक्स को चेक करना शुरू करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं है। इसके लिए काफी हाई टेक कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। तो ये माइनर्स फटाफट अपना काम करते हैं, और जिसने भी सबसे पहले ये पजल को सॉल्व किया, पजल मतलब क्या ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है या नहीं है, जिसने भी पहले ये पजल को सॉल्व किया वो एक नया लेजर बना के उस ब्लॉक में ऐड कर देता है और उस ब्लॉक को लॉक कर देता है। अब जिस माइनर ने ये पजल को सॉल्व किया, ये मेहनत करने के लिए उसे मिलता है रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस, और बाकियों को मिलता है तालियां। ओनली द विनर गेट्स बिटकॉइन, बाकी सबको कुछ नहीं मिलता। पहले जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तो एक माइनर को इस काम के लिए मिलता था 50 बिटकॉइंस। 4 साल के बाद वो 50 को हाफ किया गया। इसको कहते हैं हैल्विंग। ये हर 4 साल में होता है। उसके बाद में उसको किया गया $12.5। अभी 2024 तक एक माइनर को एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली चेक करके उसको वेरीफाई करके उसको ब्लॉक में डाल के लॉक करने के लिए मिलता है 6.25 बिटकॉइंस, और अगला हैल्विंग होगा May 6, 2024 में। दोस्तों, ये जो पूरा मैकेनिज्म है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ब्लॉक से लेजर में जाना, लेजर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाना, सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करना, उसके बाद में उसको कंफर्म करना, उसके बाद में प्रूफ ऑफ वर्क, उसके बाद फिर से वो सारा लेजर्स को एक नया ब्लॉक में डालना और उसे लॉक करना। इस सिस्टम को कहते हैं ब्लॉकचेन मैकेनिज्म, जहां पे हम पीछे के सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ताकि
हम कंफर्म कर सके कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। ब्लॉकचेन सिस्टम ये बहुत ही एक सिक्योर्ड सिस्टम है। उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 फीचर, जब भी एक नया ब्लॉक बनता है तो उसमें इंफॉर्मेशन पहले वाले ब्लॉक का भी होता है और नया इंफॉर्मेशन जो उससे कनेक्टेड होता है वही ऐड होता है और ये इंफॉर्मेशन दुनिया भर में करोड़ों कंप्यूटर्स में चला जाता है। अगर किसी ने एक ब्लॉक को टैंपर करने की कोशिश की तो वो मिसमैच हो जाएगा दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स के साथ। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम है ब्लॉकचेन मैकेनिज्म में। सेकंड, बिटकॉइंस में जब भी आपको पैसे ट्रांसफर करना है और रिसीव करना है, आपके पास होना चाहिए 3 कीज। नंबर 1 बिटकॉइन एड्रेस, नंबर 2 प्राइवेट की, नंबर 3 पब्लिक की। मैं ये छोटा सा कैश बॉक्स का एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहता हूं क्या है बिटकॉइन एड्रेस, क्या है पब्लिक की और क्या है प्राइवेट की। तो ये जो बॉक्स है इसको हम कहेंगे बिटकॉइन का एड्रेस, मतलब जहां आपको पैसे भेजना है। वो जो कॉइन स्लॉट है जहां से पैसे आपको उस डब्बे में डालना है वो है पब्लिक की। कोई भी आपके इस बॉक्स में आपके एड्रेस के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन अगर किसको इस बॉक्स में से पैसे निकालना है तो उनके पास होना चाहिए वो स्पेशल की जिससे वो बॉक्स खुल सके, उसे कहते हैं प्राइवेट की। तो ये जो एडिशनल फीचर है 3 कीज का, बिटकॉइन एड्रेस, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, इसके वजह से भी बिटकॉइन का हर ट्रांजैक्शन सेफ होता है। बिटकॉइन इतना वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन इज अ लिमिटेड रिसोर्स। यस, बिटकॉइन का सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही माइन हो सकता है और ये फाइनल माइनिंग जो होगा वो 2140 तक होगा। इसलिए बिटकॉइन एक लिमिटेड रिसोर्स है और जो भी चीज लिमिटेड होता है उसका वैल्यू हमेशा बढ़ते जाता है। अब जो लोगों को लगता है कि इसका वैल्यू आगे बढ़ेगा क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है तो वो मार्केट्स में इसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो जब बिटकॉइंस का डिमांड बढ़ता है तो बिटकॉइंस का वैल्यू बढ़ते जाता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे लोगों को लगता है ना ये इतना शायद ऊपर नहीं जाएगा, हम इसको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू गिरने लग जाता है क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि इसका वैल्यू अब ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से लोगों का डिमांड एंड सप्लाई, इसके बीच में 2009 में जिस बिटकॉइन का वैल्यू $0 था, 2010 में जिसका वैल्यू $0.0008 था, वो पिछले साल के एंड में $68,853 का हुआ। यस, एक बिटकॉइन का वैल्यू था $68,853। दोस्तों, अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपको आपका बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो के लिए आपको आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जिस तरीके से शेयर्स खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसी तरीके से क्रिप्टो में डील करने के लिए आपके पास एक क्रिप्टो एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए। इंडिया में आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जिसमें से कुछ फेमस वंस हैं वजीरेक्स, BitPNS, कॉइनस्विच कुबेर, CoinDCX। दोस्तों, बिटकॉइंस या कोई और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीना आप थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइंस को या किसी और क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। इंडिया में आज के तारीख में आप 100 रुपीज से भी ये शुरू कर सकते हैं। तो अगर हर महीना आपने 100 रुपीज का एक बिटकॉइन खरीदा, अभी आप कहेंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि कुछ $68,000 का एक बिटकॉइन है, तो 100 रुपीज से कैसे होगा ट्रांजैक्शन? सो सिंस बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आप उसको
जितना चाहिए छोटा टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप 100 रुपीस में हो सकता है 0.00000001 पार्ट ऑफ एक क्रिप्टो खरीदे। ओके, सो आप इसमें 100 रुपीस से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर प्राइस समझो बिटकॉइन में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो बिटकॉइन समझो $45,000 में है, तो तभी आपने 100 रुपीस इन्वेस्ट किया। अगर समझो उसके पास बिटकॉइन का प्राइस गिर गया, $40,000 हुआ, तभी भी आपने 100 रुपीस इन्वेस्ट किया। उसके बाद अगले महीने में फिर गिर गया प्राइस, $35,000 हुआ, तभी भी आपने 100 रुपीस इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो जब प्राइस नीचे आता जाएगा आपका 100 रुपीस का वैल्यू कम होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने लग जाएगा तो आपका उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी काफी वॉलेटाइल है, तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10%, इससे ज्यादा बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट मत करना। सेकेंड तरीका है यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। अब इस ड्राइंग में मैंने डॉनचाइन चैनल्स दिखाया है, लेकिन आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं, जो भी है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस पता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड तरीका है जिसको हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले उसके वाइट पेपर को पढ़िए, जिससे आपको पता लगेगा कि ये क्रिप्टो या बिटकॉइन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सोसाइटी के कौन से प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बड़ा है और ये प्रॉब्लम को जब ये करेंसी या ये क्रिप्टो सॉल्व कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाएगा सोसाइटी में, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वाइट पेपर पढ़ के भी उसको अंडरस्टैंड करके आप लॉन्ग टर्म के लिए एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का आविष्कार क्यों हुआ, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है, बिटकॉइंस का वैल्यू क्यों बढ़ रहा है और बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस सेशन के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। थैंक यू। नमस्कार।